सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग करते थे मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 44A यानी इसमें बताया गया था कि किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो लोग बिजनेस में प्रोफेशन में हैं, उन लोगों को, किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस करना जरूरी है और किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हमने चर्चा किया था। थोड़ा बैकअप लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें 3 बार बताया गया था। एक बताया गया स्पेसिफाइड प्रोफेशंस वालों के लिए, दूसरा बताया गया नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन या बिजनेस के लिए। ठीक है, ध्यान रखो पहले वाले में बिजनेस नहीं था, फर्स्ट में क्या है, ओनली स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, और सेकंड में नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन बिजनेस दोनों था, और थर्ड था बिजनेस अंडर 44AD 44ADA एंड 44AE, जो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। जो कर लिए थे हम लोग। हाँ तो अब बात करते हैं कौन कौन था। जो लोग होते हैं लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल, सब क्या होते हैं, लोग स्पेसिफाइड दायरे में आते हैं। इन लोगों ने कहा गया था सच पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स क्या है बनाना होगा इन लोगों को, कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपी ऑफ बिल एक्सीडिंग 25, ओरिजिनल बिल और कोई रिसीप्ट रिगार्डिंग है एक्सीडिंग एक्सपेंसेस का 50 रुपए से ऊपर का, इनको सब इतने अकाउंट्स मेंटेनेंस करने पड़ेंगे, बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे इन लोगों को। लिमिट क्या बताएगी इन लोगों की, जिसका इफ देयर ग्रॉस रिसीप्ट, ध्यान देना इनकम नहीं लिखा है, रिसीप्ट लिखा हुआ है, इनकम नहीं है, इट्स अ रिसीप्ट, इट्स देयर रिसीप्ट ग्रॉस रिसीप्ट, एक्सपेंसेस भी नहीं है, ये भी आप खुद ध्यान रखना। ये रिसीप्ट है, इनकम नहीं है, वो भी ग्रॉस रिसीप्ट है, एक्सपेंसेस भी घटे नहीं इसमें से, पूरा पूरा ग्रॉस रिसीप्ट in the profession exceed 1,50,000 in any one of the 3 years immediately preceding the previous year, यानी हमारे ठीक प्रीवियस ईयर के ठीक पहले के 3 सालों में, any of the 3 year, किसी भी साल, यानी प्रीवियस ईयर हमारा 2021 है तो उसके ठीक पीछे के 3 साल तक जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, उसके पीछे के 3 सालों में किसी भी एक साल में any of 1 year लिखा ना, किसी भी एक साल में, जरूरी तीनों, नॉट तीनों, सिर्फ किसी भी एक में भी क्या हो जाए, अगर आपका 1.5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाएगा तब आपको ये सब अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आपने कोई न्यूली सेटअप किया हुआ है, नया बिजनेस है, इसी तरह स्टार्ट किया है, तो पीछे आप नहीं देख पाएंगे, अभी स्टार्टिंग किया अभी है मैंने, तो आपको लगता है लाइकली टू एक्सीड, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जो 1.5 लाख से बढ़ जाएगा, तो आप उसे अकाउंट मेंटेन करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा कहा था नॉन स्पेसिफाइड वालों के लिए, उसमें कहा था उन लोगों को कहा गया जिनकी क्या लिखा है, इनकम, ध्यान रखो अपने अपने बुक में इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, अच्छे से बॉक्स बना लीजिएगा, ऊपर भी यहाँ भी, वहां ग्रॉस रिसीप्ट पर और यहाँ इनकम पर। इनकम फ्रॉम सच प्रोफेशन और बिजनेस एक्सीड 1,20,000, क्या हो जाए, लेकिन अब क्या हो गया, ये बदल गया इंडिविजुअल के लिए, अब बदल गया, ये इंक्रीज कर दिया गया है इसको, कब से, 18 ईयर 18-19 से बदल बढ़ गया, ये 2,50,000 रुपए हो गया। 2,50,000 रुपए से जिसकी इनकम क्या हो जाए, इनकम एक्सीड कर जाए, और टोटल सेल या टर्नओवर क्या हो जाए, 25 लाख, पहले 10 लाख था, अब बढ़ गया 25 लाख हो जाए, 25 लाख से एक्सीड कर जाए तो ठीक है। और या नया बिजनेस किया हुआ है तो इसी साल, जिस साल स्टार्ट किया है उस साल देख लेते हैं हम लोग। क्या हमारी आवाज या मेरा स्क्रीन सभी बच्चे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक बार बोल दीजिए तो आगे बढ़ जाए। चलिए आप लोग देख भी पा रहे हैं, इसका मतलब सही है। तो लिखा ना 10 लाख एनी वन ऑफ द 3 इयर्स, यहाँ लिखा था, बढ़ गया 25 लाख हो गया है। न्यूली सेटअप किया है आपने, अगर जिस साल स्टार्ट किया इस साल देख लेंगे, अब अगर बढ़ने लग रहा है आपको कि बढ़ जाएगा लिमिट से, तो इंप्लीमेंट करिए। यानी ये बात फिर रिपीट कर दें, अगर स्पेसिफाइड वाले हैं तो 1.5 लाख रुपए ग्रॉस एक्सीड कर जाए तो प्रीवियस ईयर के पीछे के ठीक 3 सालों के अंदर किसी भी एक साल में। और अगर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ कहा गया 2 बातें याद रखनी होगी, या तो इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो जाए, या फिर इनकी ग्रॉस रिसीप्ट जो है क्या हो जाए, टर्नओवर सेल जो भी कहते हैं, 25 लाख पार कर जाए प्रीवियस से ठीक पीछे 3 साल में, किसी एक साल में, कोई भी साल में, तो क्या होगा, हमको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये बात हम लोगों ने कर लिया था, आज रिपीट हो गया, बैकअप लग गया आपका। अब बात करते हैं हम लोग को they are required to maintain such book of account, other document as may be enable the assessing officer to compute their total income, no books are prescribed for them। ठीक है, अच्छा, जितने लोग बोलेंगे assessing officer बनाने मेंटेन करेंगे लोग, ठीक है, जो जरूरत पड़ेगा इनकम टैक्स असेस करने के लिए, जो प्रेस्क्राइब करने कह देगा उसे मेंटेन करना पड़ेगा, एओ हमारा, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर।
थर्ड आ रहा है बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD और 44 AE, where the assessee claim that the profit and gain eligible business 44 AD और प्रोफेशन 44 AD है, यानी बिजनेस है तो 44 AD लगेगा और प्रोफेशन है तो 44 ADA लगेगा। और अप्लाइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स अगर कैरियज का है, यानी ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो कि गुड्स कैरिज करते हैं, लॉजिस्टिक वाले हैं, उनको क्या लगेगा 44 AE उनको लगेगा। आर लोअर देन द डीम प्रॉफिट अंडर दिस सेक्शन he has to be maintained, नहीं जो इस सेक्शन में जितना कहा गया है उससे कम, उससे लोअर शो करेंगे तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और क्या कहा गया है आगे बताएं। उसमें कहा गया है कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स 44 AB के बारे में बात कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला 44 AB कि किन लोगों को कहा गया है कि इनका अकाउंट्स को कंपल्सरी है ऑडिट कराना। क्या बोला गया आपसे टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। क्या हुआ मैसेज क्यों आ रहा है? अच्छा चलिए ठीक है। तो क्या हुआ, हाँ हम लोग यहाँ थे ये बता रहे थे कंपल्सरी ऑडिट के बारे में बात किया गया, ठीक है। इसमें कहा गया था कि it is obligatory for a person carrying or business to get his account audited up to specified date if the total sale turnover or gross receipt in business for the previous year exceed 1 crore रुपये। 1 करोड़ से क्या हो जाए ऊपर का अगर इनका टर्नओवर हो गया है तो इनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद however if an eligible assessee opt for presumptive taxation under section 44 AD he shall not be required to get his account audited if the total turnover or gross receipt of the relevant previous year does not exceed 2 crore rupees। क्या बोला सर, क्या बोला, फिर से पढ़िए। चलो फिर से पढ़ लेते हैं। देखो आराम समझो, कोई जल्दी नहीं है। पहले कहा गया कि हर इन लोगों को बिजनेस लोगों को टर्नओवर की ग्रॉस रिसीट क्या हो जा रही है, पहले का बताया गया आपसे इट इज द ऑब्लिगेटरी फॉर द पर्सन कैरिंग और बिजनेस टू गेट अकाउंट ऑडिटेड, यानी हर बिजनेसमैन को अपना बुक्स अकाउंट मेंटेन करना होता है। अगर उसकी मेंटेन करने के बाद अगर उनका टर्नओवर क्या है एक नॉर्मली 1 करोड़ से अगर ज्यादा हो जाता है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए से टैक्स ऑडिट इनको करानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में जो पीछे कहा गया था जो टैक्स डिसाइड कर देते हैं अगर देते हैं अगर तो नहीं करानी पड़ेगी। अच्छा उसमें भी कहा गया था आपको कि उन्हीं को मिलता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, क्या लिखा हुआ है इफ एन एलिजिबल। पहले तो कहा गया कि 1 करोड़ से अगर कम है तो टैक्स ऑडिट मत कराओ, 1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात however if an eligible assessee offer presumptive taxation, तो प्रिजम्पटिव स्कीम भी होती है जिसमें कि आपको इनकम 8% शो करना पड़ता है। अगर 8 अभी आगे आएगा बताएंगे, अभी जानकारी जान लो। भी प्रिजम्पटिव मतलब ये होता है कि जितने भी आपकी ग्रॉस रिसीट आ रही है ग्रॉस रिसीट का 8% आपको इनकम शो करना पड़ेगा और कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करेंगे इसमें। हम इतना आप दिखाते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं है, जिसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव। आप इसमें प्रिज्यूम कर लेंगे इनकम चाहे जो भी हो, हम 8% एज्यूम कर लेते हैं, गवर्नमेंट एज्यूम करता है 8% फिक्स कर लेगा। अब चाहे अधिक हो कम हो 8% देना ही पड़ेगा आपको। प्रिज्यूम नहीं पहले से एज्यूम हो जाती है टैक्सेशन 8% पर। तो अगर कोई आदमी अगर ऐसा ऑप्ट करता है प्रिजम्पटिव वाला तो उसके लिए एज पर सेक्शन 44 AD जो बताया था अभी हमने आपको, he shall not be required to get his account audited if the total turnover or gross receipt of the relevant previous year does not exceed 2 crore। ऐसे लोगों के लिए क्या है 2 करोड़ लिमिट कर दी गई है। 2 करोड़ लिमिट होगी तो आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 करोड़ के भी ऊपर चली गई है, ठीक है ना, तब तो आपको टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो the threshold limit has been increased for a person carrying business from rupees 5 crore to 10 crore in case where, देखो बढ़ाई गई है यहाँ पर। क्या बढ़ाई गई है लिमिट 5% की गई है। फर्स्ट aggregate of all receipt sale turnover gross receipt in cash during the previous year does not exceed 5% of such receipt, ठीक है ना। और aggregate of all payments including expenses
incurred in cash during the previous year does not exceed 5% of such payment. 5% क्रॉस नहीं किया गया. The payment or receipt, as the case may be, by a check drawn on the bank by a bank draft, ठीक है, which is not account payee, ठीक है ना, shall be deemed to be a payment or receipt as is the case may be. देखो होता क्या है ना कि अगर आप कोई बियरर चेक किसी से देते हैं तो वो कैश माना जाता है. आप चेक से पेमेंट कराना चाहते हैं अगर, तो चेक हमसे हमें क्या हो, अकाउंट पे ही हो. आप ऑनलाइन पेमेंट कराइए, आरटीजीएस कराइए, नेफ्ट कराइए, गूगल पे कराइए, फोन पे कराइए, जो भी कराना कराइए. कि अगर चेक से दे रहे हैं तो चेक भी क्या होना चाहिए, अकाउंट पे ही होना चाहिए, पैसा आपके अकाउंट ट्रांसफर होना चाहिए, तब तो अकाउंट से माना जाएगा, आपका नेट बैंकिंग मानी जाएगी आपकी. लेकिन अगर आपने अगर बियरर चेक दिया हुआ है तो बियरर चेक को कैश माना जाता है, क्योंकि वो कोई भेजा सकता है और बैंक जाकर कैश मिल जाएगा. वो पैसा किसके अकाउंट में गया मालूम चलेगा नहीं, इसलिए बियरर नहीं होना चाहिए आपका चेक. चेक आपका अकाउंट पे ही होना चाहिए. आई थिंक आपको पता होगा ना बियरर चेक क्या होता है, अकाउंट पे चेक क्या होता है. बोलिए, महेंद्र जी पता नहीं पता है? सभी लोग हैं नहीं, चले गए. आप सबको पता होगा ना बियरर चेक क्या होता है, नहीं पता है? सर सुनाए. क्या हुआ, सब लोग नहीं सुन पा रहे क्या? सुन पा रहे हैं सर. पता है भूमिका जी ना बियरर चेक क्या होता है और अकाउंट पे चेक क्या होता है? सोनल, सुभी पता है? किसको बताएं पहले हम? अकाउंट पे चेक के बारे में जानती हो? चेक के साइड में जो हम लोग डबल लाइन खींचते हैं, या अकाउंट पे ही आपने 11-12 पढ़ा होगा उसको. चेक जो मिलता है चेक के साइड कॉर्नर पर, तो उसको हम डबल लाइन खींच देते हैं, या ना उसमें अकाउंट पे लिख देते हैं. अकाउंट पे होता है, उसका पैसा भी अकाउंट में ट्रांसफर होगा, हाथ में आएगा, कैश में आएगा नहीं, तो अकाउंट पे होना चाहिए. और अकाउंट पे नहीं है तो इसको कैश मान लिया जाता है. A person carrying on the profession has to get his account audited up to specified date of his gross receipt if profession or previous year exceed 50 लाख. बिजनेस वाला था ऊपर का लिमिट 6 करोड़ थी, और यहाँ क्या होगी, अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख पार होना चाहिए आपका. तब क्या हो जाएगा, ग्रॉस आपका टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अकाउंट्स का. Such person are required to obtain report of the audit in the prescribed form and submit it at least 1 month prior to the due date of the filing of return of income. ठीक है ना. आपको अब पहले दोनों साथ जमा होता था, अब क्या हो गया, एक महीने का फर्क हो गया है. पहले आप रिपोर्ट जमा करना होगा रिपोर्ट, उसके बाद रिटर्न में बाद फाइल कर सकते हैं. ठीक है, चलिए फॉर डिटेल. ठीक है, तो हम लोग वहाँ पूछेंगे. असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ना होगा हम लोगों को, यहाँ पर चैप्टर हम लोग का है अभी, यहाँ भी रिफर कर रहा है, अभी हम लोग को पढ़ना है पूरा. कैसे टैक्सेबिलिटी होती है, कैसे कब ड्यू डेट होता है, किसके लिए क्या ड्यू डेट है, क्या पेनाल्टी है, ये सब चीजें क्या है ना, असेसमेंट प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे. हम लोग अभी पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे, अच्छे से बताएंगे हम आपको, एकदम प्रैक्टिकल चीज बताएंगे उसमें हम. अभी तो यहाँ बिजनेस पहले कवर कर लें. अब देखो यहाँ आ रहा है बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE. वापस हम सभी बीच में वो आ गया था अकाउंट वाला, ये फिर आ गया, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी हमको कि किनको टैक्स ऑडिट करानी है, किनको टैक्स ऑडिट नहीं करानी है, बीच में बता दिया. अब वापस हम टॉपिक पर आ गए. वेयर द असेसी क्लेम दैट द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एलिजिबल बिजनेस सेक्शन 44AD और प्रोफेशन में AD हो जाएगा, और प्लेइंग हायरिंग गुड्स करता है 44AE में, लोअर देन द डीम्ड प्रॉफिट under this section he has to get the account audited, report the audit prescribed from and submit it at least 1 month prior to due date. जो आपको रिटर्न फाइल करना है, रिटर्न फाइल करने के जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से 1 महीना पहले आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करा के उसका रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा. ये कहानी थी इसकी. थर्ड है असेसी क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB, 33ABA, 35AD, 35D और 35B. Where the assessee claim deduction under the टी डेवलपमेंट अकाउंट, पहले मालूम ना, याद आ रहा होगा आपको. वहां आपने क्लेम कर रखा है, टी डेवलपमेंट अकाउंट का किया है, या साइड रजिस्ट्रेशन का किया है, या साइड बिजनेस किया है, या एक्सपेंसेस का किया है, जो कि हमने ना 100% उसमें की मिलता है क्लेम वाला. और टी वाले में कितना था, टी कॉफी में जो जमा किए थे हम लोग 40% ना, टी कॉफी भूल गए. पेट्रोलियम वाला 20%, ज्यादा रहा होगा आपको. फॉर सर्टेन मिनरल्स जो करते हैं तो he has to get his account audited and report the audit in the prescribed form. इन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करने के 1 महीना पहले प्रायर टू ड्यू डेट. ड्यू डेट जो भी आपका रिटर्न फाइल करने का है उसके 1 महीना पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा इन लोगों को भी. Where such person is required by the under any other law to get his account audited, he need not to get them audited again. एक बार आप किसी लॉ के तहत आपने ऑडिट करा लिया है, ठीक है, वो रिपोर्ट लग जाएगा आपका, 2 बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. बट यू शुड गेट ऑडिट डन बिफोर द एक्सपायरी डेट, मतलब इसको आप जब भी देना होगा आपको उसमें ड्यू डेट जो दिया गया है आप उससे समय से प्रिस्क्राइब टाइम में प्रिस्क्राइब फॉर्म में जमा करना पड़ेगा. ठीक है ना. और साथ साथ लिखा हुआ है नोट,
The audit report shall be furnished to the department electronically. अब आप रिपोर्ट लेके ऑफिस दौड़ नहीं जाएंगे हार्ड कॉपी लेके लाइन लगा के जमा कर लो, जमा ऐसे जमा नहीं होगा आपका, आपको ऑनलाइन सेंड करना होगा पोर्टल पर, ठीक है, डिपार्टमेंट में। अब आ रहा है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सेक्शन 145A। हम लोग इन्वेंट्री वैसे कैसे करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं फटाफट। द इन्वेंट्री, क्योंकि बड़ा बिजनेस में ना इन्वेंट्री का ही बहुत बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस रखता है। आपकी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन पर ही आपकी प्रॉफिट और आपका टैक्स डिपेंड करेगा। अगर आप इन्वेंट्री अधिक वैल्यू कर देंगे ना, टैक्स बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन डाउन कर देंगे तो इनकम डाउन हो जाती है। तो इन्वेंट्री जो है आपका बिजनेस इनकम पर सीधा सीधा असर डालता है, इसीलिए इनका से बताया जा रहा है, डिपार्टमेंट बता रहा है कि वैल्यूएशन करना है कैसे करना है। बहुत लोग टैक्स चोरी करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए कह लो, अपनी इनकम को कम करना चाहते हैं। इनकम कम करना है तो उनके पास 10 लाख का स्टॉक है ना, करेंगे 4 लाख का स्टॉक, 3 लाख का स्टॉक है, स्टॉक गिरा देंगे और स्टॉक वैल्यू कम कर देंगे। इधर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कम करोगे ना, तुरंत प्रॉफिट भी क्या हो जाएगी, उतनी से कम हो जाएगी, वो भी डाउन हो जाएगी, और प्रॉफिट डाउन हो जाएगी। ये सब आप पढ़े होंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11-12 पढ़ा होगा आप लोगों ने, बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ट्रेडिंग के में आते थे आप लोग, स्टॉक कम करेंगे पीएल क्या हो जाएगा, तुरंत कम हो जाएगा और टैक्स भी कम हो जाएगा। तो इसलिए डिपार्टमेंट क्या बोला, अब अलग से बता दिया, सेक्शन डाल दिया 145A डाल दिया कि अब आपको जब भी आप करेंगे इस बेसिस पर करिए, आप दिमाग कम चलाइए, क्योंकि पब्लिक क्या है टैक्स बचाने के लिए दिमाग लगाता है बहुत। द इन्वेंटरी शैल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस। कॉस्ट या क्या बोला है, द इन्वेंटरी शैल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस, जितने में आपने खरीदा है और आज की उसकी मार्केट प्राइस क्या है, इन दोनों में जो कम हो, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग अकाउंट्स में देखे थे, हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ा था हम लोगों ने वैल्यूएशन इन्वेंट्री का, उसमें कहा था ना कॉस्ट एनआरवी नेट रिजर्व वैल्यू इज लोअर। वहां था, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे वही चीज कि कॉस्ट या मार्केट प्राइस, जिन दोनों में जो लोअर हो जाएगा, लेस हो जाएगा, वही आप क्या, इट शैल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी टैक्स ड्यूटी सब ऐड करने के बाद वैल्यू बता रहा है। यानी मान लो कि अगर ये मेरे पास कोई स्टॉक है, हमने कोई स्टॉक परचेस किया हुआ है, 10,000 का परचेस किए थे, लेकिन मार्केट में क्या हो गया, आज जिस दिन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उस दिन हमारे मार्केट प्राइस क्या, मार्केट में सस्ता हो गया, डाउन हो गया वैल्यू। 10,000 सामान था, मार्केट में इसमें 7,000 चल रहा है, तो हम क्या वैल्यू दिखाएंगे, 10 के साथ जो वैल्यू चल रहा है वो दिखाएंगे, 7 दिखाएंगे, बीच वही लोअर, ठीक है, जो चल रहा है वही लोअर बात हो रही है यहाँ पर। अगर मान लो हमने 10 में खरीदा है, और मार्केट में इसमें 15 चल रहा है, तो क्या दिखाएंगे हम, जो वैल्यू आज है। एक थप्पड़ देंगे तुमको अभी। 10 नहीं दिखाएंगे, क्या लिखा है इसमें, क्या बोल रहे हैं हम, व्हिच एवर इज लेस, नहीं दिख रहा है, चश्मा लगाया वो, सब बच्चे सुन पा रहे हैं, देखिए हर्षित जी मार खाने वाले हैं अभी, उनको पिटने वाले हैं हम। क्या बोला है, व्हिच एवर इज लोअर। अगर हमने परचेस किया है, जो परचेस कॉस्ट उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, पंकज 10,000 में परचेस किया है और मार्केट प्राइस जो इस समय आज उसकी डाउन हो गई, चल रही है 7,000, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, 7 की 10, बोलिए आप लोग क्यों चुप रहते हैं, 7,000। अच्छा, अगर मान लीजिए 10,000 में परचेस किया, मार्केट प्राइस चल रही है 15,000, तो क्या नोट करेंगे हम, 10 क्यों, व्हिच एवर इज लेस। अब समझ में आ गया बात। उसमें क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा भाई, आपने कोई टैक्स दिया है, ड्यूटी दिया है, सेल्स पे किया है, ठीक है, लायबिलिटी इनकम फॉर द सेम अंडर एनी लॉ, और उसमें कोई भी जो आपने पेड किया वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट का पार्ट बन जाता है वो। वेयर एन एसएससी कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कुछ याद आ रहा है, सेक्शन 45, सभी लोग हैं ना, समीर, सलभ, सुभी, सोनल, पंकज, भूमिका, सभी लोग देख पाए, सुन पा रहे हैं आराम से, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ रहे थे, कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा था, 2 बार 3 बार हमने उसको डायग्राम बना के सिखाया था आपको, कि जब से जैसे गोल्ड का एग्जांपल लिया था हमने ना, कि गोल्ड था उसको कौन लिया है, गोल्ड किसका गोल्ड था, किसी एग्जांपल लिया था हम ना, इसी का था, तो जब हाँ इसी का नहीं आई है अभी, इसी का वो नहीं लगा हुआ लग रहा है, चलो तो कोई बात नहीं है, अब इशिका जी जब आएंगे तो उनको गुड मॉर्निंग बोला जाएगा, क्लास ओवर जाएगी तो सब लोग चला जाएगा इशिका के घर, जब उठेंगे नाश्ता पानी हम लोग भी उनके साथ किया जाएगा, ठीक है इशिका जी, चलिए, क्योंकि अब बाद में क्लास देखेंगी जब वो, तो समझ जाएंगे कि हम लोग आने वाले हैं उनके यहाँ। ओके इशिका, कोई बात नहीं, समझ उठा करो, आज की क्लास छोड़ियो, कल बस छोड़ना। देखो तो हमने वहां बताया था ना कि जब
कोई भी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट आप करते हैं तो जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हैं वहां तक का तो चार्ज होता है कैपिटल गेन में, और कन्वर्ट होने के बाद जब आप सेल करते हैं तो वहां चार्ज होता है बिजनेस में आता था। याद आ रहा है? क्यों महेंद्र, याद आ रहा है? 745 कैपिटल गेन वाला। यस सर, याद है सर। हाँ याद है सर, 2 बार टैक्सेबल होता था सर। हाँ, तो वहां भी हम बताया था बिजनेस हेड में होता था। अब जब बिजनेस पढ़ रहे हैं हम लोग, वो चीज यहाँ कवर हो गया, यहाँ भी आ गया वही बात। ये बात हमने वहीं आपको समझा दिया रहा, दोबारा कवर कर लो। Convert his capital assets into stock in trade and start dealing in them. The value of such stock will be the market value on the date of their conversion into stock in trade and not original cost. बात समझ आ गई आपको? 10 लाख वाला एसेट्स को हमने जब कन्वर्ट किया, उसकी प्राइस उस समय 15 लाख थी, ठीक है? तो बिजनेस हेड में क्या मानेंगे हम? 15 लाख से काउंट करेंगे या 10 लाख से? क्योंकि 10 से 15 बीच की दूरी क्या हो गई? कैपिटल गेन टैक्सेबल हो चुकी है। अब मार्केट में जो थी आपकी 15 से, उसके बाद स्टॉक बना है, तो जब से स्टॉक बना तब की मार्केट प्राइस क्या माने? उसका कॉस्ट माना जाएगा। ये बात हम लोग वहां सीखे थे हम लोग, क्या रिपीट हो गया? ठीक है। However, such conversion shall be transferred to 247 and liable to pay tax under head of the capital gain. ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे कि जब जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हैं वहां तक का जो वैल्यू बढ़ी है वो कैपिटल गेन में जाएगा, और उसके बाद जो सेल करेंगे स्टॉक बनने के बाद वो बिजनेस में जाएगा। ठीक। बैंक वैल्यू स्टॉक इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट इन द बैलेंस शीट accordance with the banking regulation act, ठीक है? and the same value the investment at the cost market price whichever is less. जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कॉस्ट मार्केट प्राइस जो कम हो जाए। फॉर इक्वल पर्पज द मेथड इज वैलिड एंड कैन नॉट बी रिजेक्टेड। इस मेथड क्या है? वैलिड है, यानी कि आप मान लीजिए कि बैंकिंग वाले जो लोग स्टॉक करते हैं वैल्यूएशन अपना, वो बैंकिंग एक्ट के तहत रूल करते हैं। बाकी जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में आज इन्वेस्टमेंट किए हैं जितने रुपए में, और जिस दिन क्लोज कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, जो पीछे लेस जो कम होगा उसी हिसाब से वैल्यूएशन किया जाएगा, बाकी लॉस ट्रांसफर कर जाता है। ये मैटर वैलिड है। अब आ रहा है, ये टॉपिक मेरी खत्म हुई। अब बात कर रहे हैं आपसे हम डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड। अच्छा, एट ए ग्लेंस में आ गया। तो जो पीछे पूरा हम लोग पढ़ के आए थे अभी एक्सपेंसेस वाला, जितना हमने पढ़ा था ना कि जो बिजनेस से रिगार्डिंग एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। सेक्शन 30 से 37 तक हमने पढ़ा था हम लोगों ने ना, उसी को एट ए ग्लेंस तौर पर वापस दिखाया जा रहा है आप लोगों को कि वो क्या क्या होता है। रेंट, रिपेयर, लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह एक्सपेंसेस, बिजनेस रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है ना? और टी डेवलपमेंट कॉपी वाला जितने भी हम लोग सीखा था पूरा डिटेल किया था ना, अब उसको एट ए ग्लेंस शॉर्ट में भी दे रखा है। इसको आप, ये आपकी जिम्मेदारी, आप रीड करेंगे। इसको लॉन्ग हमने कवर कर लिया था, बहुत ढेर सारे आइटम्स है, सब कवर हो चुका है आपका। आपको पता भी है कि क्या क्या बिजनेस रिगार्डिंग आ सकता है, वो कवर करेंगे आप। अब आ रहा है डिडक्शन एक्सप्रेसली डिसअलाउड एट ए ग्लेंस। ये भी हमने कवर किया था आप लोगों को ना, कि बताया था कौन कौन सी चीजें एक्सपेंसेस क्या होती है एक्सप्रेसली डिसअलाउड है। जैसे कि एसएससी का क्या है, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है, बिजनेस ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिगार्डिंग नहीं है, वो सब क्या होते हैं? एक्सप्रेसली डिसअलाउड हो जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, और इसमें जैसे आइटम्स हैं, ये भी आपने कवर किया था, आप एट ग्लेंस वापस से कवर कर सकते हैं शॉर्टकट में। अगर दिक्कत कोई पॉइंट्स में आई तो हमको आप पूछ सकते हैं हमसे आप, ठीक है? क्या हम आगे बढ़े या इसको पूरा डिस्कस वापस दोबारा कराएं? इसको बता दो तुम लोग, आगे बढ़िए। चलिए। अगर कोई दिक्कत बाई द वे अगर आ भी जाती है तो आप चिंता मत कीजिएगा, हमसे फिर रिपीट करा सकते हैं हमसे आप। तो इतने मैसेज क्या है, हालांकि पूरा जो लंबी चौड़ी हमने पढ़ा था उसी का एक शॉर्टकट में ये है कि आप एक ग्लेंस देख सकते हैं इसको वापस फिर से, जो हमने पूरे पीछे कवर किया, क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है। अच्छा, एक बार देख ही लेते हैं, लोग फिर ले आओगे हमको बात पे, एक बार देख ही लो फटाफट। फॉर ऑल एक्सपेंसेस डिडक्शन क्या क्या है? एक्सप्रेसली डिसअलाउड है, ठीक है? भूमिका, भूमिका जी कहेंगी कि साहब तो आगे बढ़ गया, कैसे पढ़ेंगे हम ना? इसी का रोने लगेंगी, नहीं आया सब खत्म कर दिया आप, इसी का जी रोना मत। सोनल सुन रही हो? भूमिका, सुभी, बोलो। सुभी कह रही है सर, सुभी कह रही है सर बता दीजिए। चलो ठीक है, हेडलाइंस देख लेते हैं बराबर। कह रहा है ऐसा, मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस जो एक्सप्रेसली डिसअलाउड हैं, और आपको चार्ट बनाया आप लोगों का डिसअलाउड वाला। एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। अब सही हो गई? अभी ठीक है?